Good morning, students. I'm going to start new chapter, which is second chapter of partnership and third chapter of book, change in profit sharing ratio. This is the base for next two chapter. अगर मैं बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करूं तो इस चैप्टर में आपका 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बनता है। बट जो आने वाले 2 चैप्टर्स हैं उसमें इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। आई विल टेक 2 वीक टू कंप्लीट दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। द वर्ड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। व्हाट इज दैट? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एग्रीमेंट का चेंज होना, पुराना एग्रीमेंट बदलकर नया एग्रीमेंट आ जाना। और ऐसा कब होता है पार्टनरशिप में? पुराना एग्रीमेंट बदलकर नया एग्रीमेंट कब आ जाता है? व्हेन द पार्टनर म्यूचुअली एग्री टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब वो एग्री हो जाते हैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने के लिए। सपोज XYZ 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। नाउ फ्यूचर में अब उनका वो रेशो करना चाहते हैं 2:1, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट कर लेता है, हमें कैपिटल की ज़रूरत है, बिजनेस में पैसा चाहिए, बिजनेस में एडिशनल मैन पावर चाहिए, एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है, तब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिटायरमेंट हो जाती है तब होता है। डेथ ऑफ ए पार्टनर हो जाती है, कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। इंसॉल्वेंसी एंड अमलगमेशन, ये अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये रीजंस हैं रिकॉन्स्टिट्यूशंस के। ठीक है, ये आप जब हायर लेवल अपना एकेडमिक्स आगे प्रोसीड करोगे, ग्रेजुएशन लेवल पर ये टॉपिक्स आपके ऐड हो जाएंगे। अमलगमेशन का मतलब होता है, इंसॉल्वेंसी आपको पता है, अमलगमेशन होता है 2 फर्म्स का मर्ज होके एक फर्म बन जाना। जैसे 2 कंपनी मर्ज होके एक कंपनी बन जाती है, जैसे हीरो होंडा, अगर अलग अलग नाम लिया जाए, हीरो अलग है होंडा अलग है, तो एक साथ ऐड कर दो तो हीरो होंडा, तो ये मर्ज हो गया। तो अमलगमेशन आप आगे पढ़ोगे। ओके, तो जब भी हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो एक वर्ड आता है गुडविल। तो इस चैप्टर में आप वही पढ़ोगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्योंकि नया बिजनेस परचेज किया जाएगा, नए कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाएंगे, नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा, तो ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। गुडविल का मीनिंग आपको पहले से ही पता है, आप 11th में भी कर चुके हो और काफ़ी सुनते भी आए हो। गुडविल आपकी नॉन करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। स्टिल मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को शेयर करनी है आपके साथ गुडविल की। इस चैप्टर में थोड़ा सा लेवल गुडविल का उठ जाएगा। आप देखिए, गुडविल इज़ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, इट्स एन इंटेंजिबल एसेट्स विच डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट कैन बी सोल्ड विद द सेल ऑफ बिजनेस इटसेल्फ। मतलब क्या होता है? इट कैन बी सोल्ड विद द सेल ऑफ बिजनेस इटसेल्फ। देखो, इसका मतलब होता है गुडविल को बेचा कब जा सकता है, इसकी वैल्यू कब लगाई जा सकती है, जब आप बिजनेस को ही बेच रहे हो अपने पूरे। इंडिपेंडेंटली आप गुडविल को नहीं सेल कर सकते। जैसे आप बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार इनको बेचते हो, आप कहोगे मैं गुडविल बेच दूँ, नहीं। आप अपना चला चलाया पूरा बिजनेस बेच देते हो, अपनी ऑनरशिप ही बेच देते हो, अपना बिजनेस बेच दिया आपने, ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी किसी को, तब आपकी गुडविल सेल होगी, तब आप अपनी गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हो। ठीक है, जब आप अपना बिजनेस बेच रहे हो। मान लीजिए एक जगह पर आप बैठते हो, एक जगह पे आप बिज़नेस करते हो, उस बिज़नेस को करते हुए आपको 15 साल होगा, एक पर्टिकुलर एरिया पे, एक पर्टिकुलर शॉप पे। ठीक है, आपने वहाँ पे कुछ गुडविल अर्न की होगी, कुछ रेपुटेशन बनाई होगी अपनी, आपने इतने टाइम से आप काम कर रहे हो। तो जब आप बिज़नेस बेचोगे, अपनी सारी प्रॉपर्टी की कीमत लगा ली, आपने पूरी एसेट्स की कीमत लगा ली, प्लस आप कहोगे गुडविल का 5 लाख रुपये। क्या, किस बात का? आप कहोगे मैंने 15 साल तक कस्टमर अर्न किए हैं, कस्टमर बनाए हैं, रेपुटेशन बनाई है, वो बना बनाया काम तुम्हें मिल रहा है, तो दैट इज़ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपने वैल्यू लगाई है गुडविल की। तो गुडविल की वैल्यू कब लगाई जा सकती है? जब आप बिज़नेस बेच रहे हो। ठीक है, अब आइए, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये आप बुक से पढ़ोगे, अभी ऊपर से मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। दैट वन इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। इंटेंजिबल एसेट, एज यू नो दैट इट कैन नॉट बी टच। क्लियर? नो एग्जैक्ट वैल्यू, गुडविल की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, डिपेंड करती है कि आप चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हो नहीं करते हो, डिसीजन कैसे लेते हो बिजनेस में,
उसके ऊपर डिपेंड करती है। काफ़ी सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं गुडविल के लिए, वो उस पर भी डिपेंड करती है। तो एनहांस प्रॉफिट डेफिनेटली गुडविल आपको कस्टमर देती है, गुडविल की वजह से बिजनेस बनता है आपका और आपको बेनिफिट भी होता है। सेल विद बिजनेस, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि गुडविल को बिजनेस के साथ ही सेल किया जा सकता है, इंडिपेंडेंटली सेल नहीं किया जाता है। अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि कस्टमर को लेकर आना, कस्टमर को मेंटेन करके रखना, रिटेन रखना, ये गुडविल के थ्रू ही हो पाता है। अगर आपकी गुडविल अच्छी है बिज़नेस की तो कस्टमर मेंटेन रहते हैं, रिटेन रहते हैं और आप कस्टमर को लेकर भी आते हो नए कस्टमर्स को बिजनेस में। फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, एडवांटेजियस लोकेशन। तो लोकेशन बहुत मैटर करती है कि किस लोकेशन पे आपका कैसा बिजनेस है, बहुत मैटर करता है कि आपकी प्राइम लोकेशन है जहाँ पर अच्छी सेल हो सकती है, क्लियर, जहाँ सप्लाई और डिलीवरी आप अच्छे से कर पाते हो, ठीक है, प्लस कस्टमर कंप्लेंट अच्छे से ले लेते हो, तो डिपेंड करता है आपका लोकेशन का। एफिशिएंट मैनेजमेंट जो होती है, उनकी एबिलिटी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, वो डिसीजन पावर उनके अंदर होती है। बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए एफिशिएंट मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्पैन ऑफ बिज़नेस, मतलब अगर बिज़नेस को चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो डेफिनेटली उसकी गुडविल नए बिज़नेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से अपना हार्ड वर्क करके अपनी गुडविल अर्न की है। बेटर कस्टमर सर्विसेज, हर कोई जानता है कस्टमर सर्विसेज अगर बेटर होंगी तो डेफिनेटली आपकी गुडविल अच्छी होगी बिज़नेस की। गुड एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय हैप्पी, खुश हैं, वो अच्छा वर्क करेंगे, बेटर पूरा अपना एनर्जी के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली। मोनोपोली, अगर आप सिंगल प्रोड्यूसर हो किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, तो डेफिनेटली आपकी गुडविल हाइक होगी उसमें, क्लियर। तो ये मैंने ऊपर से आपको एक हल्का सा आइडिया दे दिया है, बट आप इसको पूरा बुक से गो थ्रू कर लेंगे। आप बुक ओपन करोगे तो बुक के अंदर आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, इसके अलावा भी आपको कुछ और पॉइंट्स भी मिलेंगे, तो आप कर लेना। कुछ दिक्कत लगे, कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो यहाँ से शुरू होता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। बेसिकली गुडविल दो तरीके की होती है, एक परचेज गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब कि खुद अर्न की हुई, मेहनत करके बनाई हुई गुडविल। परचेज ऑफ गुडविल क्या, सपोज़ करो, मान लीजिए मैं मैकडोनल्ड की ब्रांच रेवाड़ी में ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं वो नाम खरीदूँगा मैकडोनल्ड का, मैकडोनल्ड का नाम खरीदूँगा। मैकडोनल्ड का ओनर मैं नहीं हूँ, बट मैंने उस गुडविल का फ़ायदा लिया, उस गुडविल को ख़रीदा है। परचेज गुडविल को आप अपनी एसेट्स में दिखा सकते हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखा सकते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू तभी लगाई जाती है जब बिज़नेस सेल करते हैं। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो आपने परचेज़ की है, खरीदी है, उसके बदले में पैसा दिया है और उस गुडविल से अब आप अपना बिज़नेस चला रहे हो, ठीक है। किसी और के हार्डवर्क था, उसने वो गुडविल अब फ्रेंचाइजी बनाकर आपको बेच दी, क्लियर, ओके। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, यहाँ पर हमारे पास आता है 3 अलग अलग मेथड यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। ये हैं आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इसी के ऊपर आपके पास यहाँ पे सबसे पहले मैं इनके फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाला हूँ आज आपसे। इन्हें आप अच्छे से नोट कर लेंगे नोटबुक में, इस वीडियो से देखकर आप इसे नोटबुक में नोट कर लेंगे। उसके बाद आप जब मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा तो आप मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल भी आप करते रहेंगे। तो सबसे पहला आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिकली 2 पार्ट हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मतलब सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट किया जाता है या एवरेज प्रॉफिट क्यों निकाला जाता है। सपोज़ आप किसी का रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हो, ठीक है, और आप ये जानना चाहते हो रनिंग बिजनेस परचेज करने के बाद कि आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है कमिंग ईयर में, आइडिया लेना चाहते हो। उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। सपोज़ करो आपने आइडिया ले लिया कि 4 साल का टोटल कर लिया प्रॉफिट, पिछले 4 साल का, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट के थ्रू आप ये आइडिया ले रहे हो कि आपका कमिंग ईयर में जिस साल में आपने बिज़नेस ख़रीदा है किसी और बंदे का, उस साल आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है, एक आइडिया, ठीक है। क्योंकि वो पिछले कई सालों से बिज़नेस कर रहा है, तो आपने एक एवरेज प्रॉफिट लिया पिछले 4 साल का। उसमें क्या किया आपने, टोटल कर लिया पिछले 4 साल का और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ़ ईयर यानी कि 4 से डिवाइड कर दिया 4 ईयर के प्रॉफिट को। आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि इस बिज़नेस का इस साल का एवरेज प्रॉफिट इतना होने वाला है,
ठीक है। अब इसकी गुडविल निकाली जाती है। गुडविल ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको पता चल गया। हम प्रीवियस कुछ ईयर की परफॉर्मेंस के बेस पर ये आइडिया लगा लेते हैं इस साल हमारा प्रॉफिट कितना होने वाला है। ठीक है, तो गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है? यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए, मैंने नोट कर रखा है, बता रखा है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है फर्म विल एक्सपेक्ट टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द पास्ट एफर्ट ऑफ द फर्म आफ्टर चेंज ऑफ ओनरशिप। यानी कि कितने साल तक फर्म प्रीवियस गुडविल पर सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर पाएगी, ये मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज का। तो एवरेज प्रॉफिट आपको समझ गए फॉर्मूला, टोटल ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। और गुडविल, गुडविल ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ परचेज ये का मतलब क्या होता है कि हाउ लॉन्ग द फर्म विल एबल टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द ओनरशिप। कितने टाइम तक? 2 साल तक या 3 साल तक या 4 साल तक, ये लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर। क्लियर। सेकंड आता है एवरेज प्रॉफिट के अंदर ही सिंपल एवरेज। आपको पता चल गया फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। और क्यों निकाला जाता है? ये निकाला जाता है कि जो प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस रही हैं उसके बेस पर। ठीक है, एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला आप तब लगाते हो जब आपका प्रॉफिट या तो राइजिंग या फॉलिंग ट्रेंड दिखाए, यानी कि पिछले 4 साल का प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले साल 10 था, फिर 20, फिर 30, फिर 40 या 45 या 50, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या कॉन्टीन्यूसली रिड्यूसिंग ट्रेंड हो, प्रॉफिट गिर रहा हो, फॉलिंग ट्रेंड हो या राइजिंग ट्रेंड हो, रेजिंग ट्रेंड हो। ठीक है, बढ़ रहा हो प्रॉफिट या गिर रहा हो प्रॉफिट, तब वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। ठीक है, और निकालते क्यों हैं? जब प्रॉफिट का राइजिंग ट्रेंड हो या फॉलिंग ट्रेंड हो। ठीक है, या तो प्रॉफिट इंक्रीजिंग दिखा रहा हो या रिड्यूसिंग डिक्रीजिंग दिखा रहा हो। ठीक है, और हायर वेटेज दी जाती है। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होता है कि हायर वेटेज दी जाती है रिसेंट ईयर को और अर्लियर ईयर को कम वेटेज दी जाती है। अब ये वेटेज कैसे दी जाती है, ये क्या होता है, ये आपको न्यूमेरिकली समझ आएगा जब हम न्यूमेरिकली करेंगे। तो अभी आपको नोट कर लेना है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है और उसकी गुडविल कैसे निकालते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है और उसकी गुडविल कैसे निकालते हैं। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जब न्यूमेरिकल पार्ट आएगा तो उसमें आपको सारा आइडिया लग जाएगा। अभी आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में, क्योंकि जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तो आपके पास फॉर्मूलाज पहले से नोट होने चाहिए। क्लियर। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट एक बार फिर से क्यों निकालते हैं? जब प्रॉफिट का इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो तब निकाला जाता है। ठीक है, आपको दिख जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जब हमारी आएगी उसमें मैं सारा न्यूमेरिकली आपको दिखाऊंगा। टिल देन आप ये अपनी नोटबुक में नोट रखेंगे। क्लियर। उसकी गुडविल कैसे निकालते हैं? सेम वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो निकलेगा यहाँ से सॉल्यूशन करने के बाद मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज सेम जो अभी पीछे बताया गया था आपको। अब आता है आपके पास सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है, फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेसिकली सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस प्रॉफिट अर्नड बाय अ फर्म इन कंपैरिजन टू द प्रॉफिट अर्नड बाय अदर फर्म इन द सेम बिजनेस। मतलब कि दो सेम बिजनेस कर रही हैं पार्टी और आप एक्चुअल के नॉर्मल के कंपैरिजन में उससे जितना ज़्यादा फालतू कमा पा रहे हो, सेम बिजनेस कर रहे हो, दोनों फर्म में सेम इन्वेस्टमेंट है, बट आपकी फर्म नॉर्मल से ज़्यादा पैसा कमा रही है, नॉर्मल से ज़्यादा पैसा कमा रही है। ठीक है, मान लो 4 फर्म्स हैं एक जैसी, सेम प्रोडक्ट बनाती हैं, बट आपकी फर्म कुछ ऐसे एफर्ट्स लगा रही हैं जो एक्चुअल में नॉर्मल के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा कमा पा रहे हो। ठीक है, तो एक्चुअल माइनस नॉर्मल करते हैं तो क्या निकल कर आता है? सुपर प्रॉफिट। तो ऐसे क्या एफर्ट्स लगा रहे हो आप, ऐसा क्या कर रहे हो आप बिज़नेस में, ऐसा क्या क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर ऐसे कितने एफर्ट्स लगा रहे हो आप, किन किन चीज़ों पे फोर्स दे रहे हो आप जिससे आपका बिज़नेस
नॉर्मल के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसलिए सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपके पास एक्चुअल एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज माइनस नॉर्मल। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड और नेट एसेट्स, इन तीनों में से एक चीज़ दे रखी होगी आपके पास, इनटू रेट बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है, इनटू नेट एसेट्स इनटू रेट बाय 100। इन तीनों में से एक चीज़ दे रखी होगी, आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे। और नेट एसेट्स का भी एक तरीका होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आप लोगों को बेटा क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपके पास ये फॉर्मूलाज नोट होने चाहिए। मैं ये वाली बात आपको कई बार बोल चुका हूँ, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना, ये फॉर्मूलाज एक नोटबुक पे नोट होने चाहिए। कौन कौन से अभी तक हुए हैं हमारे? एवरेज हो गया, वेटेड एवरेज हो गया और सुपर हो गया, ठीक है। अब आता है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे पास दो मेथड आते हैं, एज यू कैन सी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बेसिकली इस मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है और ये मेथड क्यों निकाला जाता है, किस लिए कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल होता क्या है? गुडविल इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिक्वायर्ड एंड actual capital invested in the business. Capital required in the business here and the actual capital invested in the business. Goodwill is basically the difference between capital required and the capital invested in the business. देखो, goodwill is under this method is said to exist when a firm employs a lesser amount of capital but earn profit at the same rate or more अदर फर्म्स इन द कॉम्पिटिशन। मतलब कि गुडविल कम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करके भी उतना प्रॉफिट कमा ले जितना दूसरी फर्म्स अर्न कर रही हैं जो कंपटीशन में है, ठीक है। मान लीजिए एक फर्म ने ज़्यादा पैसा लगाया बिजनेस में और हमने कम लगाया, बट हमारा मेथड ज़्यादा बेटर है, हम सेविंग पे ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, हम वेस्टेज बहुत कम कर रहे हैं, लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करके हम दूसरी फर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा या उनके बराबर प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। तो ये होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हम अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं और उसके बेस पर गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। उसके अंदर दो मेथड होते हैं हमारे पास बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले निकाला जाता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हम कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें सबसे पहले क्या निकाला जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दैट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दिस फॉर्मूला शुड ऑल्सो बी नोटेड डाउन, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो गुडविल कैसे निकालते हैं इसमें? जो यहाँ से सॉल्यूशन आएगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आता है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। इसमें सीधा आपकी गुडविल निकलेगी, गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट। क्लियर? ओके। अभी क्या होता है, कई बार हमारे पास क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता। मतलब एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता सर, मतलब कई बार क्या होता है हमारे पास, हमारा प्रॉफिट जो हमारे पास गिवन होता है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता, वो या तो कम होता है या ज़्यादा होता है। कम होता है या ज़्यादा होता है मतलब जैसे अब नीचे की तरफ कुछ पॉइंट लिखे हो मैंने, जैसे लिखा हो मैंने कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। तो कई बार एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में ये पॉइंट्स होते हैं, जैसे अब नॉर्मल लॉस। तो हमारा प्रॉफिट अब नॉर्मल लॉस की वजह से कम हो रहा होता है, तो हमें क्या करना होता है कि ऐसे लॉसेस जिनकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया है उन्हें प्रॉफिट में वापस ऐड बैक करना होता है। जैसे अब नॉर्मल लॉस की वजह से हमारे किसी साल का प्रॉफिट कम हो गया, अब नॉर्मल लॉस इज़ नॉट द एक्चुअल लॉस जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया है। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट सच काइंड ऑफ लॉसेज विल बी एडेड बैक। तो जैसे मान लीजिए 2005 का प्रॉफिट है 10,000, ठीक है, जो 2000 से रिड्यूस हो गया, 2005 का प्रॉफिट है 10,000 जो 2000 से रिड्यूस हो गया ड्यू टू अब नॉर्मल लॉस। तो अगर मेरे से कोई पूछता है 2005 का प्रॉफिट कितना है, तो मैं बताऊंगा 12,000 नॉट 10। क्लियर? क्योंकि मैंने जो 2000 अब नॉर्मल लॉस था वो मैंने वापस
ऐड बैक कर दिया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट इज 12 नॉट 10। क्लियर? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इट्स नॉट ए रेगुलर लॉस, इट्स नॉट एन एक्चुअल लॉस, तो सच काइंड ऑफ लॉसेज विल ऑल्सो बी एडेड बैक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक को हमने कम रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक है, उसे हम बढ़ा देंगे, हम प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया है उसे भी हम वापस ऐड बैक कर देंगे। क्लियर? अदर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ बता दूंगा। एज सच एक्सपेंस आर नॉट एक्सपेक्ट इन फ्यूचर, ये बता दूंगा आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे मान लो बिल्डिंग है या मशीनरी है, उसको आपने ऑफिस एक्सपेंस मान लिया, बिल्डिंग मशीनरी को ऑफिस एक्सपेंस मान लिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू मान लेते हैं। रेवेन्यू कहाँ दिखाए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाए जाते हैं एसेट साइड में। कई बार क्या होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू मान लिया, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, उस साल का एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए इसे प्रॉफिट में वापस ऐड बैक कर देंगे। सिमिलरली कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में हमने अपना प्रोडक्ट बेच के नहीं कमाए हैं, तो ऐसे बेनिफिट्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वो कौन कौन से हैं? अब नॉर्मल गेन, जैसे लाइक प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़, यानी कि लॉटरी लगना, किसी तरीके से इस तरीके से पैसे आ जाना जो हमने अपने बिजनेस से नहीं कमाए हैं, तो सच काइंड ऑफ इनकम, सच काइंड ऑफ गेन्स विल बी सब्ट्रैक्टेड फॉर कैलकुलेटिंग एक्चुअल प्रॉफिट। क्लियर? इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी जिसका हम बिजनेस नहीं करते, जिस प्रोडक्ट को हम बेचते नहीं हैं, वहाँ से किसी तरीके से बेनिफिट हो जाए, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से पैसा नहीं आया, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इज़ नॉट द रियल इनकम और रियल इनकम ऑफ द बिजनेस, जो हमने प्रोडक्ट से कमाई हो, तो ऐसी इनकम को हम माइनस कर देते हैं। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये भी आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अदर नॉन रिकरिंग इनकम आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, एक बार पैसा आ जाए, अचानक से आ जाए, ठीक है, तो ऐसी इनकम को भी हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, जैसे ओनर की सैलरी है, ठीक है, ओनर की सैलरी कई बार क्या होता है बिज़नेस में हम काउंट नहीं करते, कई बार ऐसा होता है, बट वो बिज़नेस का रियल एक्सपेंस होता है। जैसे दूसरे एम्प्लॉय सैलरी लेते हैं, ऐसे ही ओनर की सैलरी बिज़नेस का एक्सपेंस होता है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट सच काइंड ऑफ एक्सपेंस विल बी सब्ट्रैक्टेड। एनी अदर फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ टू बी पेड इन फ्यूचर, इंश्योरेंस प्रीमियम जिसको हमें फ्यूचर में पेड करना होता है, वो हमें सब्ट्रैक्ट करना ही करना पड़ेगा। क्लियर? तो यही पॉइंट है, ये बेसिक है। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये जो पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और फॉर्मूलाज, ये आप नोटबुक में नोट कर लेंगे, प्लस आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया आज आपसे बेसिक, वो आप अपना बुक से भी करेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक लिमिटेड टाइम है आप लोगों के लिए। जितना मैं बना सकता हूँ, जितना लेंथ दे सकता हूँ वीडियो को, मैं उतना उसको देने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टिल आपको कोई डाउट लगते हैं तो आप मुझसे ले सकते हो अपने डाउट। क्लियर? तो आज की वीडियो यहीं पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ क्लास।